Hello, good afternoon, all of you. My name is Anil Kumar, work as a lecturer, Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, I will discuss on machine design. First of all, machine design, they are the two words, machine plus design. तो सबसे पहले हम मशीन के बारे में समझेंगे. A machine is a thing that is created by people to make work easier. It is a tool or invention which is multiply the effect of human effort. The machine produce a mechanical advantage. Some machines have many parts that move. Examples are bicycles and clocks. आप सभी मशीनों के बारे में जानते हैं, जैसा कि सपोज स्कूटी है या कोई कार है या कोई ट्रैक्टर है. दीज ऑल आर मशीन्स. ये सभी मशीनें मैनी पार्ट्स से मिलकर बनी होती हैं. इंडिविजुअल पार्ट्स की हमें एक डिज़ाइनिंग करनी होती है और उस डिज़ाइन के हिसाब से ही हम मशीन के पार्ट्स को बनाते हैं. Some machines do not have parts that move. Examples are computers and telephones. कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं मूव नहीं करती. आप फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स है या टेलीफोन्स है. यदि आप हमारा कंप्यूटर्स क्या एक स्टैटिक अवस्था में है, कोई भी पार्ट इसका मूव नहीं कर रहा है. और ऐसे ही हमारा टेलीफोन्स के अंदर है. टेलीफोन्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं अंदर, या डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, उसका प्रोसेसर है, कोई भी पार्ट्स है जो मूव नहीं कर रहा. A machine will change one form of energy to another form of energy. Simple machines increase or change the direction of a force. अब हम डिज़ाइन के बारे में समझते हैं थोड़ा. ए डिज़ाइन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ और प्रपोजल फॉर एन ऑब्जेक्ट, ए प्रोसेस or a system. So design refer to something that is or has been intentionally created by a thinking agent, though it is sometimes used to refer to the nature of something its design. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यदि डिज़ाइन के अंदर बस डिज़ाइन की बात करें, कोई भी पार्ट्स होता है, यदि हमें कोई मशीन बनानी होती है तो सबसे पहले जो मशीन के एलिमेंट्स हैं उनकी हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है प्रॉपर. जो हमारा क्लाइंट होता है उसकी एक रिकमेंडेशन होती है कि हमें इस टाइप की एक मशीन चाहिए. तो हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो उस पार्ट्स की इंडिविजुअल उसके ऊपर पहले स्टडी करते हैं. स्टडी करने के बाद फिर डिज़ाइन के जो पार्ट्स हैं, जिन पार्टों की हमें डिज़ाइन करनी होती है, उन पार्ट्स की हम एक 2D डिज़ाइनिंग करते हैं, 3D डिज़ाइनिंग करते हैं बाय द कैड सॉफ्टवेयर. In designing, we are using many softwares like CAD, CATIA, SolidWorks. These are all software used in designing. Now, introduction of machine design. Machine design is a complex process that requires the use of many methods to achieve the desired result. The process of designing components, parts, product, and system that are in mechanical nature, also known as machine design or engineering design. मशीन डिज़ाइन के अंदर हम बेसिकली डिज़ाइन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द complete machine. We can
डिज़ाइन द सिंगल एलिमेंट्स एज पर क्लाइंट रिकमेंडेशंस। सपोज दैट हम कोई कार डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कार को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी को डिज़ाइन करना होगा। बॉडी डिज़ाइन करने जब हम बॉडी डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसका जो स्पेस है उसको ध्यान में रखते हुए अपने जितने भी उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे सपोज इंजन है, सीट्स है, फिर उसके बाद हमारी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनको हमें एक डिज़ाइनिंग के थ्रू सेट करना होता है पूरा। सपोज दैट आप यदि उसकी प्री डिज़ाइनिंग नहीं करोगे तो होता क्या है, आफ्टर दैट हम उसको डायरेक्ट डिज़ाइनिंग करने लग जाते हैं, तो उससे हमारी जो कार है वो ज़्यादा स्पेस लेगी, और वो डिज़ाइन भी हमारा क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसा मशीन डिज़ाइन के अंदर हम दे टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। जनरली हम थ्री टाइप्स की मशीन डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द न्यू डिज़ाइन, सेकंड डेवलपमेंट डिज़ाइन, फर्स्ट इज द न्यू डिज़ाइन, सेकंड इज डेवलपमेंट डिज़ाइन। तो फर्स्ट न्यू डिज़ाइन के अंदर हम इट नीड्स ए लॉट ऑफ टेक्निकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड ए लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। सपोज दैट आपको कोई न्यू डिज़ाइन एक क्लाइंट ने बनाने के लिए दिया, तो आप उस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर आपकी टेक्निकल जो एबिलिटी होती हैं, योग्यताएं होती हैं, आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है वो चेक होगी आपकी, और आप कितने क्रिएटिव हैं। सपोज दैट आप स्टेयरिंग है राइट हैंड में है, आप उसको लेफ्ट हैंड में भी अरेंजमेंट कर सकते हो। आप गियर बॉक्स को आप बैक में लगा रहे हो या फ्रंट पे लगा रहे हो, उसके बाद उसके अंदर लाइट किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, ब्रेक किस तरीके से यूज कर रहे हो आप। तो ये सारी एक क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से कहाँ पर किस सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करते हो। और आपने इससे पहले भी जो रिसर्च है हमारी उसमें भी काफ़ी वर्क किया हो, क्योंकि यदि आपके पास एक लॉट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस है, वर्क का एक्सपीरियंस है, तो आपके जो डिज़ाइन होगा, एक न्यू डिज़ाइन होगा, उसमें जो कमियां होंगी वो बहुत ही कम होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक नॉलेजेबल हो रिसर्च वर्क के अंदर। ओनली ए डिज़ाइनर हु हैज़ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ हाई लेवल कैन टेक अप द वर्क फॉर ए न्यू डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइनर है, उसकी जो इनर क्रिएटिविटी है वो ही उसको एक अलग बनाती है। जैसे क्लास में एक टॉपर बच्चा होता है, तो टाइम सभी को मिलता है पढ़ने का, बराबर टाइम मिलता है, मगर जो उसकी सोच है, जो उसका काम करने का तरीका है, वही उसको सबसे अलग बनाता है। तो ऐसे ही एक डिज़ाइनर होता है, यदि वो क्रिएटिव माइंड है उसके अंदर और उसके पास लॉट ऑफ रिसर्च वर्क की एक्सपीरियंस है, तो वो एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकता है। फिर एक दूसरा, जैसे कि हम डेवलपमेंट डिज़ाइन के बारे में, तो डेवलपमेंट डिज़ाइन यूज एग्जिस्टिंग कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी but add or combine new machine element and components to create something unique. डेवलपमेंट डिजाइन मीन्स आप कोई डिजाइन है आपके पास ऑलरेडी, आप उसके अंदर और क्या डेवलपमेंट कर सकते हो। सपोज दैट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक, यदि हमारे पास एक बाइसिकल है, एक साइकिल है, मतलब प्लस हम उसमें यदि हम कंबशन इंजन को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक मोटरसाइकिल मिलती है। तो दैट इज द डेवलपमेंट डिजाइन वी आर यूजिंग इन टू पार्ट्स, बाइसिकल प्लस कंबशन इंजन। अब यदि हम इन दोनों पार्टों को आपस में मिला देते हैं तो एक मोटरसाइकिल मिलती है, दैट इज द डेवलपमेंट डिजाइन। ऐसे ही बहुत सारे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ये आप सभी तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक क्रिएटिव माइंड हो, आपके पास टेक्निकल एबिलिटी हो, नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, that is the a part, they are gearbox and clutch। एक डायग्राम है मेरे पास,
जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे गियर्स लगे हुए हैं, गियर ट्रेन्स बनी हुई है यहाँ पर, ये शाफ्ट लगी हुई है, ये तुम्हारी यहाँ क्लच है। तो दैट इज ऑल द पार्ट्स मेड बाय द डिजाइनिंग। हम डिजाइनिंग के अंदर कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं या कोई भी हम पार्ट डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मैपिंग करते हैं पूरी, क्या उसका साइज लेना है, क्या हमें डायमीटर लेना है, और किस तरीके से कौन सा मटेरियल इसमें यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें हम प्री डिसाइड करते हैं। यदि आपके पास लॉट ऑफ रिसर्च वर्क की नॉलेज नहीं है या आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका उसका जो इफेक्ट है आपके डिज़ाइन पर भी पड़ेगा। अभी जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो उनका जो डिज़ाइन था, उन्होंने कितनी बार पहले उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जब उनको लगा कि हाँ ये कंफर्टेबल है, देन उन्होंने उस डिज़ाइन को, उस रॉकेट को लॉन्च किया। अदरवाइज यदि वो उस डिज़ाइन को चेक नहीं करते तो कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं स्पेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो हम कोई भी डिज़ाइन को बनाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च वर्क होता है पूरा, कि यहाँ पर ये गियर्स, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये गियर्स लगे हुए हैं, यहाँ गियर्स क्यों लगाए हुए हैं हमने, इससे कोई हमारी क्लच पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और और भी बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये सभी एलिमेंट्स एक डिजाइनिंग के थ्रू बनाए, पूरे डिजाइनिंग के थ्रू बनाए हुए हैं, और इनका जो अरेंजमेंट किया हुआ है एक डिजाइनिंग के थ्रू अरेंजमेंट किया हुआ पूरा। फिर थर्ड इज द एडेप्टिव डिजाइन है। एडेप्टिव डिजाइन के अंदर, एडेप्टिव डिजाइन इज ए मैकेनिकल डिजाइन प्रोसेस that use an existing design and slightly modify its design. Many companies use adaptive design to improve product quality or adjust to changing customer trends. Here, the designer makes minor changes and modification in the existing design of the product. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एडेप्टिव मीन्स एडोप्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट ऑलरेडी एक कोई बाइक आई हुई है मार्केट में, आपने भी देखा होगा, जब हम कभी कोई बाइक को देखते हैं या खरीदते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको मैच करते हैं, अरे ये तो स्प्लेंडर प्लस की तरह है या ये पैशन प्रो की तरह है, बट इसमें उसकी हेडलाइन चेंज कर दी है या उसमें फ्लाई व्हील चेंज कर दिए हैं उसके, और उसकी बैक लाइट चेंज कर दी है, थोड़ी टंकी उसकी लार्ज बड़ी बना दी है। तो इस तरीके के डिजाइनों जनरली मॉडिफिकेशन होता है एक तरीके से। तो दैट इज द एडेप्टिव डिजाइन, मींस हमारे पास एक ऑलरेडी डिजाइन मार्केट में है, हमने उस डिजाइन को लिया और उसके अंदर थोड़ा माइनर हमने क्या किया, चेंजेस किए। दैट इज न्यू डिजाइन, दैट इज बोल सकते हैं कि ये दैट इज एडेप्टिव डिजाइन। ये एक सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम डिजाइनिंग करते हैं पूरी। तो कंप्यूटर एडेड एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम बेसिकली पहले पार्ट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं, इंडिविजुअल जो मशीन के पार्ट्स हैं उनकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उसको हम फिर फर्दर हम उसको तैयार करते हैं। अब कैड डिज़ाइन के अंदर जो कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, उसके अंदर हम पार्ट्स की एक एक डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं एज पर जो क्लाइंट रिकमेंडेशन है, हम उस डिज़ाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं। जब वो हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये हमारा डिज़ाइन फुलफिल है, देन आफ्टर हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारी टेक्निकल टीम है, रिसर्च वर्क टीम है, वो उस डिज़ाइन पे काम करती है, चेक करती है कि हाँ एज पर जो क्लाइंट रिकमेंडेशन है हमारा डिज़ाइन वेरीफाई है। देन हम उस डिज़ाइन को एक्चुअल में क्रिएट करते हैं बाय द CNC मशीन्स। मैनी मशीन्स आर यूज इन मशीन डिजाइनिंग, सपोज दैट। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जनरली ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है फर्स्ट,
वी क्रिएट ए डिज़ाइन, देन उस डिज़ाइन को हम पेन ड्राइव के थ्रू सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम डायरेक्टली उसको सपोज दैट सीएनसी मशीन से अटैच करते हैं और हम कमांड पास करते हैं। जैसे ही हम कमांड पास करते हैं तो सीएनसी मशीन ऑटोमेटिकली उस डिज़ाइन को क्रिएट कर देती है। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है जिसके अंदर पूरी एक पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग मीन्स इसमें जो भी सपोज दैट ग्राइंडिंग है, नलिंग है, थ्रेडिंग है, ये सब कुछ एक प्रोग्राम के थ्रू होगी। जो हमने प्रोग्राम फीड किया है उसी प्रोग्राम को वो रीड करती है और उसी ही प्रोग्राम के थ्रू वो चलती है। वो वैसे ही वैसे जो हमारा एलिमेंट्स है जो हमने डिज़ाइन किया वो बनता चला जाएगा। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग हो गया, हमारा सॉलिड वर्क्स हो गया, मैनी सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। जैसे ये बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं जो हम मशीन डिज़ाइनिंग के थ्रू बनाते हैं। जैसे इसमें गियर्स हैं और ये बेल्ट्स हैं, ये बेयरिंग का पार्ट है। बेयरिंग में आपने देखा हो रोलर बेयरिंग्स हैं, ये साफ्ट हो गई हमारी। ये भी मशीन है, ये मशीन है पूरी जिसके अंदर ये पार्ट्स हैं हमारे। गियर्स हो गए, गियर बेल्ट हो गई, बेयरिंग हो गए हमारे, ये बेयरिंग है, इसके इनर पार्ट्स हैं ये रोलर बेयरिंग। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो दीज मशीन्स आर मेड बाय ऑल पार्ट्स। तो ये मैनी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्सों से मिलके एक हमारी यहाँ पर मशीन बनी हुई है। अब यदि हम इस मशीन को डायरेक्ट विदाउट डिजाइनिंग के बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डिजाइनिंग फेल होगा और कहीं ना कहीं उससे हमारे एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ जाएंगे और जो हमें इफिशिएंसी चाहिए मशीन से वो प्रॉपर हमें नहीं मिलेगी। तो किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग का बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर यूजिंग इन डिज़ाइन में जैसे कैड, मैंने अभी ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ आपको। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड इज एन एडवांस सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएट डिज़ाइन एंड जनरेट टेक्निकल ड्राइंग इन 2D एंड 3D बाय आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स और ड्राफ्टर्स। बेसिकली जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर है, हमारे आर्किटेक्चर भी यूज करते हैं इसको बिल्डिंग वगैरह बनाने में, इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, ड्राफ्टर्स भी यूज करते हैं। देखो कैड का एक बहुत बड़ा रोल है डिजाइनिंग के अंदर। कैड हमें बेसिकली 2D और 3D डिजाइनिंग हमें देता है जिससे हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है वो फिट फोर्ड है और नहीं है। तो बेसिकली वो जो काफ़ी कंपनियां हैं, जो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया, प्रोई, एनसिस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ करती हैं फॉर द डिज़ाइनिंग। तो नेसेसिटी ऑफ ए मशीन डिज़ाइन, किसी मशीन डिज़ाइन की हमें क्यों ज़रूरत है, मतलब फर्स्ट टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग ओल्ड डिज़ाइन इनटू न्यू डिज़ाइन। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो एग्जिस्ट डिज़ाइन है और पुराना डिज़ाइन, हम उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं न्यू डिज़ाइन में। टू इंक्रीज द मार्केट विद न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी इंसर्टेड इन द न्यू डिज़ाइन। आपने देखा होगा काफ़ी सारी मार्केट्स में जो मशीन्स हैं या अदर और भी ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर आप देखोगे थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, जो मार्केट में एक न्यू आइडिया के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं कि अभी इसमें सेल्फ स्टार्टेड आ गया है या इसमें डिस्क ब्रेक हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन्स, बाइक्स हैं, कार्स हैं, तो उनमें हम ये न्यू चेंजेस लेकर आते हैं। क्योंकि जो हमारी आज में जो पब्लिक है वो हमेशा एक न्यू डिजाइन का वेट करती है, एक न्यू क्रिएटिविटी का वेट करती है। टू क्रिएट न्यू एंड बेटर मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शंस, फॉर automation of industries। तो these are all 5 points हमें मशीन डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। यदि मैं डिज़ाइन प्रोसीजर की बात करूं तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड, मीन्स दीज आर ऑल स्टेप फॉलो। फर्स्ट इज
आइडेंटिफाइंग द नीड। हमें सबसे पहले जो हमें नीड है डिज़ाइन की, हमें उसको समझना होगा। जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे पास आया है, वो अपनी एक डिज़ाइन की हमसे एक रिकमेंडेशन हमसे लेके हमको दे रहा है कि मुझे इस तरीके का एक डिज़ाइन चाहिए। तो हमें पहले सबसे पहले उस डिज़ाइन को आइडेंटिफाई करना होगा, उसकी ज़रूरत को। दूसरा, सेलेक्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म। फिर हमें उसकी पूरी एक मैकेनिज्म को समझना होगा। जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी मशीन को, उसके मैकेनिज्म को पूरे को समझना होगा। फिर एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। फिर जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर एक दूसरे से मैशिंग हो रही है, किस पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की भी हमें स्टडी करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा फोर्स लग रही है किसी पार्ट के थ्रू, जिससे हमारा गियर बॉक्स में कोई कमी आए या गियर टूट जाए। तो हमें फोर्स की भी क्या होती है, स्टडी करनी होती है। फिर उसके बाद हमने जब स्टडी की है, हमने उस मैकेनिज्म को समझा, उस ड्राइंग को समझा, उसके बाद अब हम उसकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को समझते हैं। हमें इसमें क्या मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। भाई जब हमें इतनी फोर्स इसमें लगानी हो रही है, तो इसमें हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। अब सपोज दैट कोई आप एरोप्लेन्स बना रहे हैं या कोई एरो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे पहले, मेरे क्या मतलब बुक में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो मटेरियल जो है लाइट होना चाहिए, हल्का मटेरियल होना चाहिए, उसकी फटीग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर जंग ना लगना चाहिए। तो बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं जो हमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के टाइम हमें ये ध्यान रखने होते हैं। फिर इसमें एक है डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एक मशीन है पूरी, उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स की भी हमें इंडिविजुअल डिज़ाइनिंग करनी होती है। सपोज दैट आप बिना डिज़ाइनिंग के कोई भी काम कर रहे हो, और अंदर मशीन में मैचिंग हो रही है, पार्ट्स की आपस में मूव कर रहे हैं। कोई पार्ट आपने डायमेंशन उसकी बढ़ी है या कम कर दिया, तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर मैशिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मे बी एक्सीडेंट हो जाए, या वो जो इफ़िशेंसी आप चाह रहे हैं वो इफ़िशेंसी ना मिले। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स के बाद मॉडिफिकेशन। आप चाहते हैं कि कोई अपना, सपोज दैट आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, क्रिएट कर दिया, मगर आपके माइंड में कोई और न्यू आइडिया आ रहा है, आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, तो वो मॉडिफिकेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी जो सारा काम है ये आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है, कैड सॉफ्टवेयर के ऊपर, 2D 3D। अभी आप इजीली इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप यदि कोई प्रोटोटाइप बनाते हो, प्रोटोटाइप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, तो उसमें आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट होगा, लेबर कॉस्ट वेस्ट जाएगी आपकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मार्केट में आपकी वैल्यू खराब होगी, रेटिंग खराब होगी, मास प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि आप कोई डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो आपने ड्राइंग बनाई है, उसी ड्राइंग के अंदर आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो विदाउट फेल्स ऑफ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, अदर और भी मैनी चीज़ें। फिर उसके बाद लास्ट में डिटेल ड्राइंग। जब आप ये सब चीज़ें फाइनली कर लेते हो, देन उसके बाद एक फाइनल ड्राइंग क्रिएट होती है आपकी, कि हाँ आप डिटेल ड्राइंग को, हमारे जो टेक्निकल जो टीम है, हमारी रिसर्च टीम है, वो उसको पूरा बारीकी से जांच करने के बाद जब वो उस डिज़ाइन को पास करती है, जब वो डिज़ाइन आपका पास हो जाता है, देन वो डिज़ाइन फाइनली जाता है प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन के अंदर हम क्या है, फाइनली जो हमने वो ड्राइंग बनाई है, एक डाटा को हमने सेव किया है किसी पेन ड्राइव के अंदर या किसी चिप के अंदर। देन उस चिप को हम किसके अंदर लगाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन की, तो सीएनसी मशीन हो गई, हमने सपोज दैट सीएनसी मशीन में हमने वो डाटा फीड किया। और आप सपोज दैट गियर्स बना रहे हो, तो गियर्स की आपने पूरी डिजाइनिंग कर ली है, इनर डायमीटर इतना होगा, आउटर डायमीटर इतना होगा, और इसकी, तो जब आप उसको फीड करते हो डाटा को, तो वो डाटा एक्चुअल में एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट होने लगता है आपका, क्योंकि आपने जो सीएनसी मशीन के अंदर जो मटेरियल लगाया है वो उस पे वर्क करना स्टार्ट हो जाता। जब आपका प्रोडक्शन
होने स्टार्ट हो जाएगा तो आप फिर क्वालिटी चेक करोगे। क्वालिटी चेक कैसे होगी? आप सिंगल कोई भी एक दो पीस उठाते हैं, फिर आप उसको बर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो जिनके थ्रू हम चेक करते हैं क्वालिटी को, कि हमारा जो डायमीटर है वो सही है, जो हमने ड्राइंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, या कोई डिज़ाइन ऐसा तो नहीं है कि हमने डायमीटर उसमें 20 लिया और वहाँ 22 हो रहा है या 23, तो वो हमारा कहीं ना कहीं डिज़ाइन फेल हो जाएगा। क्योंकि क्वालिटी चेकिंग में एक तरीके से वो एक बल्क में से किसी भी एक सिंगल पीस को उठा के चेक करते हैं। यदि उनमें से 10-15 पीस हम वो चेक करते हैं इंडिविजुअल, तो यदि वो पीस प्रॉपर डायमीटर है, प्रॉपर इनर आउटर डायमीटर है, तो यदि कोई भी किसी भी पीस में कोई भी कमी नहीं है, एज पर जो हमारी ड्राइंग बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा डिजाइन पास हो जाएगा। अदरवाइज उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट है तो वो हमारा पूरा का पूरा लोड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फिर हमें दोबारा से मेहनत करनी होगी उस डिजाइनिंग के अंदर, फिर दोबारा से बनाना होगा हमें। तो सबसे पहले आप जो भी अपनी डिटेल ड्राइंग बनाएं उसको एकदम पूरा अच्छे से चेक करके बनाएं, पूरी मैकेनिज्म को समझ के बनाएं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को समझ के बनाएं। क्योंकि यदि मास प्रोडक्शन होता है तो मास प्रोडक्शन में एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है। अब उस प्रोडक्ट में कोई भी कमी होती है तो फेल होता है, और वो कहीं ना कहीं फेल होता है तो उसका इफेक्ट लेबर पे भी पड़ता है, कंपनी के ऊपर भी पड़ता है। जब वो माल कंपनी से बाहर ही नहीं जाएगा सेल होने के लिए, कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर्स हो गए वो कम हो जाएंगे, मार्केट की वैल्यू का सॉरी, जो कंपनी है उसकी वैल्यू भी मार्केट में कम हो जाएगी। जैसे मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेके आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे गाजियाबाद में कंपनी है श्री राम पिस्टन। वो ऑलरेडी वो पिस्टन बनाती है, जैसे मारुति के लिए, हुंडई के, बहुत सारी कंपनियों के लिए वो पिस्टन बनाती है कंपनी। और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो पिस्टन बना रही हैं, बट मारुति, सुजुकी, होंडा अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने श्री राम पिस्टन को ही चुना। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लॉजिक होगा, क्योंकि जो वो ड्राइंग देते हैं उनको, या जो उनकी जो क्लाइंट की रिकमेंडेशन होती है वो सेम वो ही उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट है, और उसके अंदर जो फेल होने के जो चांस हैं वो बहुत कम है। इसलिए ये कंपनियां श्री राम पिस्टन को ही अपना ऑर्डर देती है। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिज़ाइन। ए गुड डिज़ाइनर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। इमेजिनेटिव पावर होनी चाहिए। एक गुड डिज़ाइनर मस्ट हैव गुड इमेजिनेटिव पावर। उसके अंदर एक सोचने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए। फिर दूसरा, गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ए गुड डिज़ाइनर मस्ट पोसेस गुड मेमोरी। गुड मेमोरी अफेक्ट द डिज़ाइनर वर्क। सपोज दैट आपने कोई काम किया हुआ है पहली, और आपको याद है अच्छे से कि आपने जब ये डिज़ाइन किया था तो उस डिज़ाइन में हमने इस तरीके से किया था, तो वो कहीं ना कहीं आपके उस वर्क पे भी उसका इफेक्ट डालती है। लॉजिकल थिंकिंग। ए गुड डिज़ाइनर मस्ट हैव गुड थिंकिंग। बेटर आइडियाज शुड कम इनटू हिज माइंड। लॉजिकल थिंकिंग, सपोज दैट आप रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग में भी काफ़ी सारे ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ भी हमें एक लॉजिकल थिंकिंग हमें यूज करनी चाहिए। उसके बाद हमारी कंसंट्रेशन। ए गुड डिज़ाइनर मस्ट हैव ए गुड कंसंट्रेशन। यदि आप कोई भी डिज़ाइनर है, यदि एक अच्छी कंसंट्रेशन के साथ वो काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका डिज़ाइन परफेक्ट होगा। यदि उसका माइंड कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन उसका फेल होगा। Proper, fifth, a proper judgment. A good designer should judge all the dimensions properly so that he can insert them in design work. फिर एक cooperative nature. A good designer must have a cooperative nature. He should be able to get good work done from his subordinates with good
कोऑपरेटिव वर्क। एक कोऑपरेटिव नेचर मीन्स जैसे प्रॉपर जजमेंट का भी है कि जो हमारा एक, सपोज दैट हम किसी कॉलेज के अंदर हैं, हमारे एचओडीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, यदि उनका एक डिसीजन होता है, एक जजमेंट होता है, वो प्रॉपर होता है, उनको उसके आगे का भी पता होता है कि आगे होने वाला क्या है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक जजमेंट लेते हैं। ऐसे ही एक कोऑपरेटिव नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा बॉस एक कोऑपरेटिव नेचर का है तो कहीं ना कहीं हम, हमारा जो इसका इफेक्ट हमारे काम पर भी पड़ता है। यदि हमें डेली मोटिवेट, हमारा बॉस हमें डेली मोटिवेट कर रहा है, हमें सपोर्ट करता है, हमारी कमियों को बताता है, और एक हमारे सपोर्ट मतलब हौसले को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है हमारे काम के ऊपर भी पड़ता है। तो फिर इन्वायरमेंटल नॉलेज, एक गुड डिज़ाइनर मस्ट हैव गुड इन्वायरमेंटल नॉलेज। सपोज दैट आपने, एक डिज़ाइनर है, कोई मटेरियल सेलेक्ट कर रहा है और उसको इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं है। सपोज दैट आपने कोई ऐसा मटेरियल चूज़ किया और आप उसको, जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरने लगा तो उसमें जंग लगने लगा, जिससे मटेरियल धीरे 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 फेल होता गया। तो एक गुड डिज़ाइनर को इन्वायरमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, a good designer must be able to make proper decision at proper time. Thank you.